नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं आपके साथ शीरीन। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, ये विवाद अभी चरम पर है। सर्वे के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और इस पर फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद है बद्रीनाथ मंदिर को लेकर। वो बद्रीनाथ मंदिर जो हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ की जगह बनाया गया है। 8वीं शताब्दी की शुरुआत तक बद्रीनाथ धाम में बौद्ध मठ था, लेकिन बाद में शंकराचार्य ने इसे मंदिर में बदल दिया। सिर्फ बद्रीनाथ ही नहीं, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य का तो यहां तक दावा है कि तमिलनाडु में रामेश्वरम धाम और ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर भी पहले बौद्ध मठ हुआ करते थे। देखिए, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए थे। रामचरितमानस के बारे में आपत्तिजनक बयान तक दिया था। ये मामला तो अभी शांत भी नहीं पड़ा था कि अब उन्होंने हिंदुओं के पवित्र मंदिरों को लेकर एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का जोरदार विरोध भी हो रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके इस बयान का विरोध किया है। और आज बीएसपी की अध्यक्ष यानी मायावती ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को विशुद्ध राजनीति बता दिया। तो आज हुंकार में स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ मंदिर से जुड़े हुए इस बयान पर हम बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा वार पलटवार किस तरह से हो रहा है वो देख लीजिए। मस्जिद में मंदिर खोदने वाले लोगों के पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन मंदिर में बौद्ध मठ खोदने वालों के लिए एक नहीं सैकड़ों ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। बद्रीनाथ धाम पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है। पुष्टिकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक तीखी टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि मौर्य जी ने हमारी आस्था को अपने इस बयान से प्रभावित किया है। सबकी आस्था महत्व रखती है। आपकी आस्था अगर आस्था है, अन्य धर्मावलंबियों और पंथ के लोगों की भी आस्था है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हारे हैं, वो जो है विचलित हो गए हैं। चर्चा में आने के लिए इस तरह की उलझुल बातों को कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी न तो धर्मशास्त्र के विद्वान हैं, न ही इतिहास के विद्वान हैं। वो राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति को चमकाने के लिए बीच बीच में ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे हम हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की भावनाओं पर बार बार ठेस लगती है। भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप सभी धर्म पंथ का सम्मान करते हुए देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए दिया गया बयान है। इसको कि कोई भी अपने भावना और आस्था का हवाला देकर हवाई बात करने से बाज आए। तो क्या ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है या फिर इस बयान के क्या मायने हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं। ज्ञानवापी विवाद में अब बौद्ध संगठन की भी एंट्री हो गई है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट संघ ने यह दावा किया है कि ज्ञानवापी पहले बौद्ध मठ था। संघ ने तो यह भी दावा किया है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा और कोणार्क मंदिर भी पहले बौद्ध मठ थे। संघ अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। तो ज्ञानवापी मामले में अब एक ये बहुत नया मोड़ है, क्योंकि बौद्ध संगठन भी अब इसमें कूद गया है और ये कह दिया है कि ज्ञानवापी तो पहले बौद्ध मठ था। मस्जिद बनाई, मस्जिद के बाद मंदिर बना, लेकिन मंदिर और मस्जिद से पहले वहाँ बुद्ध विहार था। ये मेरा दावा कोई झूठा नहीं है, एविडेंस के आधार पर मैं कह रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे एविडेंस समझेगा तो वहाँ मस्जिद वाले भी बैक हो जाएंगे, मंदिर वाले भी बैक हो जाएंगे, वो बौद्ध मठ होगा। और बौद्ध मठ होना कोई विदेशी परंपरा नहीं है, बुद्धिज्म का ही बदला हुआ नाम हिंदुज्म है। हम सारे लोग सनातनी थे,
जो सत्य को मानने वाले थे उसका वर्तमान में नाम हिंदुज़म हो गया, हिंदू धर्म हो गया है। वो पहले बुद्धिज्म था, 2500 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ज्ञानवापी हमारा बुद्ध विहार है और मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, पार्टी बनूंगा और एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को बाध्य करूंगा कि वो निर्णय सही देगा और वो हमें हमारा ज्ञानवापी देगा। तो सुन लिया आपने। देखिए, पहले ज्ञानवापी में अभी जिस तरीके से मंदिर या मस्जिद ये तय होना बाकी है, अब यहाँ बौद्ध संगठन भी जिस तरह से कूद पड़े हैं, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। और हमारे साथ मेहमान कौन कौन जुड़े हुए हैं, पहले मैं परिचय आपसे करा दूं। आप देख रहे हैं वीएचपी के प्रवक्ता श्रीराज नायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, दोनों का बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, मतलब क्या ये नए विवाद को जन्म दे दिया है? एक नई बात कह के एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जिस तरीके से ये बयान आया है। देखिए सरेन जी, यह स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसा नहीं कि पहली बार बयान दे रहे हैं। जब बहुत पहले जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो भी कभी गौरी गणेश जी पे टिप्पणी करते थे। तो इनकी एक आदत है कि सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ सुबह नाश्ता करने के साथ एक ट्वीट कर देते हैं या बयान देते हैं। भोजन करने के बाद जब तक वो बयान नहीं देते उनका भोजन पचता नहीं है। तो उनका एक स्वाभाविक प्रक्रिया में, और जब से बीच में तब गैप हुए थे, पहले तो बोलते थे, लेकिन बाद में जब योगी जी के साथ मंत्रालय में, पिछले मंत्रालय में शामिल हो गए थे, तो उन 5 सालों में इनको कुछ याद नहीं आया। वो जय श्री राम जपते रहे और भगवान का नाम जपते हुए आनंद से काटा। फिर जब पार्टी छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनको आघात लगा है, जिसके वजह से उल जुलूल फिर बोलना शुरू कर दिया। तो यह कहीं ना कहीं दिवालियापन का यह प्रतीक है कि इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो राम जन्मभूमि पे भी अपना लोग दावा करते थे कि नहीं जी वहाँ तो हमारा स्थान है, वहाँ तो बौद्ध मठ था। आप देखिए, ये तो बातें कुछ भी कर लो, बातों का कोई आधार होना चाहिए ना। और जिस बौद्ध धर्म की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया। वो महात्मा भगवान बुद्ध ने जो है अवैरी बनो का सिद्धांत दिया। अवैरी बनो मतलब किसी को बैरी मत बनाओ, किसी को कटु सत्य मत बोलो, कटु मत बोलो, किसी को दुख पीड़ा मत पहुंचाओ। लेकिन ये हमेशा पीड़ा पहुंचाते हैं, हमेशा भावना को आहत करते हैं। तो भगवान बुद्ध, और जिस भगवान बुद्ध को सनातन धर्म भगवान माना है, अवतार माना है, उसी सनातन के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। तो महात्मा बुद्ध होते तो आज इनको खुद सजा देते। लेकिन यह कहीं ना कहीं, और कई हमारे बौद्धिस्ट जो है, जो बौद्ध धर्म गुरु है हमारे जानकार में है, जो हमसे संबंधित है, खूब इनको आलोचना करते हैं कि तो आकर के राजनीति और गंद फैलाते हैं। तो ऐसी मानसिकता के लोग सिर्फ गंद फैला रहे हैं और महात्मा बौद्ध धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये धर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीराज नायर जी का मैं रुख कर लेती हूँ। श्रीराज नायर जी, आपको क्या लग रहा है? मतलब पहले मानस को लेकर एक लंबा चौड़ा संग्राम हमने देखा, किस तरीके से जो बोल गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद और अब एक नया विवाद, क्योंकि देखिए उसका असर भी शुरू हो गया। बुद्धिस्ट संगठन भी अब ज्ञानवापी मामले में कूद गया और कह रहा है कि वो तो पहले मठ था। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कोई वैसे सीरियसली लेता नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिस प्रकार से आपने एक मायावती जी के बारे में वर्णन किया, जो मायावती जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। ये पूर्ण रूप से राजनीतिक बयान है। अभी स्वामी जी कह रहे थे 5 साल वो भाजपा की गोद में बैठे थे, भाजपा में मंत्री थे, और चुनाव के ठीक 1 महीने पहले वो स्वयं श्रम मंत्री थे, और उन्होंने चुनाव के पहले बीजेपी को छोड़ा और समाजवादी पार्टी का दामन थामा और चुनाव हार भी गए। और उसके बाद उनकी जो मानसिक हालत है वो एकदम बिगड़ी हुई है। कुछ भी राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, पर इससे इनकी पार्टी भी मुझे लगता नहीं संज्ञान लेती है, और इससे उनकी पार्टी ही धीरे धीरे खात्मे की ओर जा रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ भी बोलने से हमको तो लगता नहीं इसको कोई सीरियस लेना चाहिए। ये पूरी तरह से मानसिक दिवालियापन है। लेकिन देखिए, मैं वही कह रही हूँ ना कि लेकिन उसका असर तो शुरू हो गया ना श्रीराज नायर जी। आप उसे सीरियस नहीं लेंगे, कोई और नहीं लेगा, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना कि उनकी बातों से कहीं ना कहीं उसको गंभीर लेंगे। और इसीलिए मैं कह रही थी कि देखिए, अब कोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है, तो यानी कि विवाद को बढ़ा तो दिया गया ना। देखिए, भारत एक महान लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र के अंदर कोर्ट का रुख कोई भी अपना सकता है, किसी को भी जाने का हक है। और कोर्ट, और यहाँ पर हम हर बार हर अपने डिबेट में कहता हूँ, ये वो देश है जिसने कसाब और अफजल गुरु को भी ट्रायल का मौका दिया। ये इतना जिन्होंने खुलेआम कैमरा के समक्ष निर्दोषों का खून बहाया और उनको जान से मार दिया। तो यहाँ पर भी जिसको लगता है कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, जाए।
तो स्वागत है, पर सत्य वास्तविकता है विश्व जानता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। स्वामी चक्रपाणी जी, मतलब फिर तो ये लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर से दक्षिण तक की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ऐसे कई मंदिर हैं, उसमें वो कई उदाहरण भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो अगर हर कोई फिर ये बात लेकर अगर कोर्ट तक पहुंचने लग जाए तो फिर तो ये सबकी आस्था का विषय हो जाएगा। सब कहेंगे कि ये तो हमारी आस्था का विषय है। नहीं सरीन जी, सब जानता है ये नॉन सीरियस लोग हैं और इनके बातों का कोई महत्व नहीं। और राम जन्मभूमि में चूंकि मैं मुख्य पक्षकार था और एक लंबी लड़ाई हिंदू महासभा, बल्कि हिंदू महासभा की वो राम मंदिर का केस था और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने लड़ा। काफ़ी ऐसे लोग थे जो इधर से डाले हुए थे कि जी हमारा मठ है तो हमारा वो था, तो कुछ नहीं, वो तो खारिज हो जाता है। और ये जाने के लिए माननीय कोर्ट में कोई भी जा सकता है और हमें तो खुशी होगी, जाओ ना, अगर जो प्रमाण है तो रखो, नहीं प्रमाण होगी तो फाइन लगा करके कोर्ट जो है फटकार लगा के भेज देगी। तो जाने के लिए कोई नहीं रुका। हमारे पास तो साक्ष्य प्रमाण है ना, और औरंगजेब के कालीन के हैं, तो हमें सांच को आज थोड़े होता है। हम कोई जिहादी वाले थोड़े हैं कि जी सर्वे होगा तो हम मना करेंगे कि सर्वे माननीय कोर्ट ना करे। हम तो संविधान को मानते हैं, हम तो कोर्ट को मानते हैं। हमारे पास प्रमाण है, साकी मुस्ताक की पुस्तक है मासिर आलमगिरी, जिसमें 18 अप्रैल 1669 को कैसे हमारे वो मंदिर को तोड़ा गया, वो पूरी जिक्र है उसमें। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। अब कोई बेवजह बातें बनाए, सिर्फ अपना टाइम, उनके पास तो टाइम है। अब तो चूंकि चुनाव हार गए, समय है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, नहीं तो लोग समझेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं भी कि नहीं है। तो इसलिए अपने को जिंदा रहने का सबूत देते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। वैसे इस पे भी जितने वमनस्यता पैदा कर रहे हैं, हमें आश्चर्य हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए। अब समाजवादी तो सबको कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, तो समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी होकर रह गई है। और पिछले चुनाव में नगर निगम के देश उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया, जिस उत्तर प्रदेश के भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, गोस्वामी तुलसीदास, आप उसी पे टिप्पणी आपका महासचिव कर रहा है और आप बैठ करके देख रहे हैं। तो प्रदेश के लोग कैसे, पूरे देश के लोगों में नाराजगी है। तो ये बोलते रह रहे हैं, ये अपनी गड्ढा खुद खोद रहे हैं, समाजवादी पार्टी की गड्ढा खोद रहे हैं, ये अपना बिगाड़ रहे हैं और किसी का नहीं बिगाड़ रहे हैं। अगर इतने ही इनको हिंदुत्व और बीजेपी चाहे और से घृणा होती तो सबसे पहले अपनी बच्ची बिटिया को जो सांसद है उसको बुला लेते कि भाई छोड़ दो पार्टी वहां से, वो तो बुलाते नहीं और यहां बैठ करके। तो ये कहीं ना कहीं मन स्थिति इनका ठीक नहीं है, इनकी जांच की आवश्यकता है। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन कर रहा हूं कि इनके खिलाफ या तो कुछ करिए या तो कानूनी रूप से, क्योंकि वो अमेनस्यता इस तरह पैदा कर रहे हैं समाज में, वो ठीक बात नहीं है। एक बार, दो बार, 3 बार होता है, बार बार आप इस तरह की भावनाएं आहत करते रहो तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ठीक है श्रीराज नायर जी, बार बार इस तरह के बयान दे देना, चाहे भले ही आप लोग ये कह रहे हो कि उनकी बात को सुनता कौन है या उनकी बातों को मानता कौन है, लेकिन फिर भी बार बार हिंदू धर्म को लेकर, उससे जुड़ी मान्यताओं को लेकर, उससे जुड़े हुए पुराणों को लेकर, ग्रंथ को लेकर या फिर मंदिरों को लेकर इस तरह से टिप्पणी करना, क्या ये समाज में एक गलत मैसेज और जो कह रहे हैं स्वामी चक्रपाणी वैमनस्य फैलाने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? बिल्कुल देखा जाना चाहिए, पर ये जानबूझकर कर रहे हैं। अभी देखिए, ये अपने आका यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और एक वर्ग विशेष के वोट को किस प्रकार से समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर करें, उसके लिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। इनको लगता है कि समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव जी इनको कुछ बड़ा पुरस्कार देंगे अगर कभी किसी कालखंड में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार हुई। परंतु ये कुछ नहीं। और ये स्वामी प्रसाद व्यक्ति जो है एकदम बिकाऊ व्यक्ति है। अगर आज योगी जी बुला लेंगे मंत्री बना तो दौड़ करके चले जाएंगे। ये पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति है और ये राजनीतिक बयानबाजी है, तो इसमें कोई विशेष हम बात नहीं करेंगे। स्वामी चक्रपाणी जी, ये राजनीतिक, विशुद्ध तौर पर राजनीतिक बयान, मायावती ने भी आज यही कहा, लेकिन राजनीति की आड़ में हिंदू आस्था को तो चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं ना? नहीं, वो तो पहुंचा ही रहे हैं। और वो उत्तर जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं माननीय बहन मायावती जी, उन्होंने आज टिप्पणी भी किया है, ट्वीट भी किया है, बहुत सही उन्होंने कहा है, जो विचार रखे हैं
कि कहीं ना कहीं राजनीतिक बयान दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तो दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक देते देते अब आपराधिक हो चुका है। अब ये आपराधिक भी बयान आ रहा है, क्योंकि बार बार जिस प्रकार से वो कर रहे हैं और समाज को भावना आहत करने का काम कर रहे हैं हिंदुओं का, तो ये कहीं ना कहीं आपराधिक अब श्रेणी में आ गया। तो हमारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हमारे हिंदू महासभा के लोगों ने और साधु संतों ने काफी शिकायत दिया है, तो उस पर कार्रवाई करें। ऐसे लोगों का स्थान या तो जेल है या तो पागल खाना है। अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आगरा पास में है, आगरा में भर्ती करा दीजिए। अगर वास्तव में जानबूझ के कर रहे हैं तो जेल में भेज दीजिए। दो ही विकल्प है, और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये रोज जो उठते हैं और बयान दे देते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इस पे कार्रवाई कुछ ना कुछ होनी चाहिए। सरकार का दायित्व है, हमारे लोगों ने शिकायत दिया है, उस पे कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, श्रीराज नायर जी, आपको ये नहीं लगता कि अब जिस तरह से अब एक नई चिंगारी एक तरह से सुलगा दी है, बात अब कोर्ट तक जाने की हो रही है। आपने देखा ज्ञानवापी की लड़ाई पहले इतनी उलझी हुई है और उस पर अभी काफी कुछ तय होना है, लेकिन अब अगर इस बयान के बाद ये मामला और ज्यादा उठता है, क्योंकि कोर्ट तक जाने की बात बुद्धिस्ट संगठन कर भी रहे हैं, ये और उलझ जाएगा। देखिए, कुछ नहीं, जैसे अभी स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा, कोर्ट प्रमाण मांगता है और कोर्ट में जाने का सभी को हक है। राम जन्मभूमि के विषय में भी कई लोग कोर्ट में गए थे, सबकी याचिकाएं रद्द खारिज कर दी गई, तो फाइन लगाया था कोर्ट में। यहाँ पर भी अगर योग्यता अनुसार अगर स्टैंड करेगा तो कोर्ट संज्ञान लेगा, नहीं तो इनको भी फाइन लगा करके भेज देगा। सभी को हक कोर्ट में जाने का, तो जा रहे हैं। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में मुझे याद आ रहा है कि जब भाजपा में थे तब वो मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप बकते थे कि 4 शादियां कर रहे हैं, यशी कर रहे हैं। तो ये तो जहां जाते हैं पलटी मारते हैं और बयानबाजी बदलते रहते हैं। तो ये हिंदू धर्म का ये अपमान लगातार कर रहे हैं, पर इसका खामियाजा इनकी पार्टी को ये सुपड़ा साफ करवा के दम लेंगे। अभी हाल ही के नगर निगम चुनाव में परिणाम देखे, और अब लोकसभा के भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए आए हैं, ऐसा लग रहा है। किसकी सुपारी लेके आए पता नहीं। स्वामी चक्रपाणी जी, आपको भी यही लगता है कि दरअसल इसके पीछे पूरा वोट का जो खेल है वो छिपा हुआ है? देखिए सिरीन जी, मेरा ऐसा वो है कि यह बार बार जो बयान देते हैं बस अपने को लाइट पे रहने के लिए, चीप पब्लिसिटी लेने के लिए, और वो पुनः बीजेपी में कैसे आए, एक हताशा की स्थिति में है। अब एक कहावत है हमारी यूपी बिहार में भोजपुरी में कि सौती के खीस कटौती पे। अब वो चूंकि हार चुके हैं तो अब वो उलझुल बोल रहे हैं और वो किसी तरह बीजेपी में जाना चाहते हैं, और हमें लगता है बीजेपी ने टीम को बैन कर दिया है, तो इसलिए ये रास्ता, ये आपको कैसे लग रहा है कि ये रास्ता है, इस रास्ते के जरिए जाना चाहते हैं? नहीं, इसका कारण ये है, अगर बीजेपी से वास्तव में उनको परेशानी होती, हिंदुओं से परेशानी होती, तो अपनी बेटी को तुरंत बुला लेते। कोई अपने बच्चे को क्यों, जब जानेगा कि वहां ठीक नहीं तो रखेगा भाई सवाल। लेकिन आप जो है, जो राम मंदिर पे गर्व कर रहा है जो पार्टी, उसके साथ आप अपने परिवार के बच्चे को भेजे हुए हो, तो ये कहीं ना कहीं। और दूसरी बात देखिए, राम जन्मभूमि केस में चूंकि मैं पक्षकार रहा, उसमें भी कई ऐसे लोग गए मुद्दा बनने की, जी हमारा है, कई ऐसे संगठनें उभर के आई थी, उनका नामो निशान तक नहीं है। इसमें भी आना है, और स्वागत है। तो ये बिना प्रमाण वाले लोग वो चीप पब्लिसिटी लेने के लिए जाते हैं, और वो जाए, कोई बात नहीं, स्वागत है, आओ ना। हमारे पास तो साक्षी प्रमाण है भाई, ऐसे थोड़े हवा में कोई बोल रहा है। और हम तो उन मंदिरों को लेंगे जो मंदिरों पे मुगलों ने कब्जा किया, जबरदस्ती तोड़ के कब्जा किया। जहां पे आना है आओ, जो आना है उससे कौन अंतर पड़ता है। तो इसलिए संवैधानिक और कानूनी तौर पे हम लोग लेंगे जहां जहां अपना दावा बनता है, जहां जहां जो अपना स्थान है। सिर्फ बेवजह बयान देना, मुद्दा बनाना हम लोग का उद्देश्य नहीं है। हम लोग एक लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं जो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे है। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है, डरता वो है जो जिसके कोई प्रमाण न हो। तो इसलिए उलझुल बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान जो है ये ठीक है, राजनीतिक है, लेकिन इसके साथ अब आपराधिक भी हो गया कि बार बार करके समाज में नश्यता पैदा कर रहे हैं, भावना को आहत कर रहे हैं। आप अगर जो कोई प्रमाण है तो बयान क्यों दे रहे हो ना, आप केस डालो और बद्रीनाथ केदारनाथ जहां जहां करो डालो केस और जाके कोर्ट में जाओ। ये बयान देने से आपको थोड़े मिल जाएगा, ये तो सिर्फ आप बयान इसलिए दे रहे हो कि आपको जो बुद्धिस्ट संगठन है वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम अब कोर्ट का रुख करेंगे इसको लेकर। नहीं, वो तो ये नौ बुद्धिस्ट नहीं है, 9 बौद्ध वाले हैं। ये पहले भी राम मंदिर में भी इस तरह के लोग, कुछ लोग गए थे, वहां भी कुछ नहीं हुआ, अनेक बयान दे रहे थे, वो कार सेवक भी कर रहे थे, तो अनेक लोग करते हैं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये करे प्रमाण है तो जाओ ना वहां पे, कौन रोकता है आपको, जाओ।
लेकिन जो कई हमारे बौद्ध भिक्षु हमारे बौद्ध हमारे मित्र हैं और वो बिल्कुल इनके खिलाफ जाते हैं कि पता नहीं क्यों ये। तो हर जगह को हिंदू सनातन के खिलाफ बोलने वाले बहुत लोग हैं। हाँ। और कंफ्यूज करने वाले, उससे कुछ नहीं होता। ये कितने ऐसे लोग आते हैं जाते हैं उसे, और माननीय कोर्ट में कोई भी जाने का अधिकार रखता है, जाए ना, कौन स्वागत हम कर रहे हैं। आप आओ, वहां प्रमाण दिखाओ, नहीं होगा तो आपका खारिज होगा, नहीं होगा तो आप पे फाइन लगेगा। ठीक है, तो अपनी किरकिरी होगी। ठीक है श्रीराज नायर जी, साक्ष्य और प्रमाण अगर जो है तो हर व्यक्ति को जाना चाहिए। ठीक है श्रीराज नायर जी, लेकिन जो भी हो, मतलब आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में जाकर सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि साक्ष्य ही नहीं होंगे। लेकिन फिर भी देखिए, ये आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो बयान है वो भ्रमित नहीं करते लोगों को, भले ही कुछ समय के लिए, और असल मुद्दे से डाइवर्ट नहीं करते हैं इस तरह की बयानबाजी? देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य का कद इतना बड़ा भी नहीं है कि वो इतने बड़े मुद्दे को डाइवर्ट कर पाए। वो बहुत वहाँ के एक लोकल नेता है जो एक, लेकिन जब उन्होंने मानस पर बयान दिया था, आपने देखा था ना, देश भर में उसे लेकर किस तरीके से महाभारत छिड़ गई थी। ठीक, वो तो जानते हैं ना कि किस प्रकार से अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए या अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। वही मैं कह रही हूँ ना, इसीलिए उनके कद को लेकर और मतलब वो टिप्पणी एक फिर अलग हो जाएगी। वो बोले चाहे विवादित बोले, उसका असर कहीं ना कहीं और किसी तरीके से तो पड़ता ही है। ठीक है, देखिए ना, अब जैसे अभी स्वामी जी यही बता रहे थे, अब ये कोर्ट का विषय देखिए, कोर्ट में सभी को जाने का हक है। मैंने उदाहरण दिया आपको, कसाब ने यहाँ हमारे मुंबई में लोगों को गोलियों से भून डाला, उसको भी ट्रायल का मौका मिला। तो यहाँ पर और कोई भी कोर्ट में जा सकता है, सबका हक है। ये लोकतंत्र है, भारत एक महान लोकतंत्र है। अगर कोर्ट में स्टैंड करेगा तो कोर्ट संज्ञान लेगा, नहीं तो फाइन लगाएगा। बहुत सिंपल बात है। पर ये अपना प्रेजेंस फील करने के लिए और एक वर्ग के वोट को समाजवादी पार्टी में कैसे वो ट्रांसफर करा पाए, ठीक है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को ये कहीं ना कहीं खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में कल हुए हंगामे की, दंगों की साजिश की जिसको नाकाम कर दिया गया। लेकिन धार्मिक जुलूस के दौरान कल दिल्ली के नांगलोई इलाके में माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। जुलूस में शामिल लोग अचानक तय रूट से अलग होकर जबरन सूरजमल स्टेडियम में जाने की कोशिश करने लगे। स्टेडियम के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, इसके बावजूद जुलूस में शामिल लोग जबरदस्ती उतर आए वहां पर। पुलिस ने उन्हें रोका तो पुलिस को भी निशाना बनाया गया। तलवार, चाकू, लोहे की रॉड, डंडे और पत्थर तक का इस्तेमाल किया गया। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले और लोग घायल हो गए हैं। सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने समय रहते हालात पर काबू पा लिया। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली को एक बार फिर लहूलुहान करने की साजिश किसकी थी आखिर? और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, दिल्ली के नांगलोई में जो कल हिंसा हुई उसका एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के जरिए पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है। ऐसे करीब 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल वीडियो के जरिए हिंसा करने वालों की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जांच लगातार जारी है। मोबाइल से बनाए गए वीडियो जो सामने आ रहे हैं, अब एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं। 1 दर्जन वीडियो है जिनको लेकर अभी जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है, जिसमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं हिंसा करते हुए, चाहे पत्थर फेंकते हुए, लाठियां भांजते हुए, उन्हें चिन्हित कर उनकी तलाश जारी है। अभी तक हालांकि इस मामले में कोई गिरफ्तारी हो नहीं पाई है। नांगलोई में जो हिंसा हुई उनके आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। ये देखिए, ये जो वीडियो मोबाइल से बनाया गया, किस तरीके से देखिए एक बाइक को वहां पर घसीटा जा रहा है। वाहनों में जो वाहन वहां पर खड़े हुए थे उनमें तोड़फोड़ की गई, तलवारें लहराई गई, डंडों से और पत्थरों से वार किया गया। इस पर अभी ताजा जानकारी हमारे पास क्या है, क्योंकि पुलिस लगातार जांच कर रही है, तफ्तीश शुरू कर दी है उसने अपनी। वरुण जैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, हमें बताएंगे। वरुण, बताइए ताजा अपडेट इस पर क्या? देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस की कई टीम इन वीडियो के जरिए जो आरोपी है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है, जिसके अंदर जो उपद्रवी और दंगाई है वो हाथों में तलवार, हाथों में चाकू लिए उपद्रव करते हुए नजर आ रहे हैं, पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। जो अभी एबीपी न्यूज ने जिस वीडियो को भी अपने दर्शकों तक पहुंचाया, उसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से उपद्रवियों के हाथ में बड़े बड़े हथियार है और लगातार पुलिस के ऊपर वो हमलावर है। तो अभी इन वीडियोस के जरिए पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है। सूत्र बता रहे हैं करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है इस पूरे मामले में दंगा करने, हत्या की कोशिश जैसी संगीन धाराओं के अंदर 3 FIR दर्ज है और जल्दी इस पूरे मामले के अंदर कई गिरफ्तारियां होंगी। जी
तस्वीरें दिखा देते हैं। वरुण, आप रहिए मेरे साथ, आपके पास मैं आती हूँ। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरों के जरिए साफ देखिए आप कैसे यहाँ पर मामला बिगड़ता ही चला गया। ये लोग जो पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, पत्थरों से वार कर रहे हैं, और इन्होंने देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की है, डंडों से वार किया गया, तोड़फोड़ की गई, वाहनों को देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। रूट अचानक से बदल दिया गया था, जो बताया जा रहा है सूरजमल स्टेडियम में घुसने की कोशिश की जा रही थी। जब रोका गया तो मामला बिगड़ गया, और फिर उसके बाद किस तरह से यहाँ पर देखिए हाथों में हथियार लहराते हुए, तलवार लहराते हुए, चाकू लहराते हुए लोग आपको साफ नजर आ जाएंगे, पत्थर फेंकते हुए नजर आ जाएंगे। ये आखिर इसकी वजह क्या है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? अभी ये तमाम सवाल हैं जिसकी तह तक जाने की पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस ने वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी ऑफिशियल नहीं हुई है। कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया, जैसा वरुण बता रहे थे हमें, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तमाम तरह के जो मोबाइल वीडियोस बनाए गए, अब तक दर्जन भर ऐसे मोबाइल वीडियोस हैं जो पुलिस के हाथ लगे हैं, और उन्हीं के आधार पर की जा रही है। और देखिए ये दूसरी तस्वीर भी अब आपके सामने, ये 30 जुलाई यानी अगले दिन की तस्वीर आप देखिए। सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है जो हंगामा हुआ, ये पत्थर फेंके गए, किस तरीके से पत्थरों को फेंका गया। देखिए बाइक तोड़ी गई, उसके भी निशान, पुलिस की बाइक को निशाना बनाया गया। ये उसके टूटे हुए जो अलग अलग टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, पत्थरों को जिस तरीके से बरसाया गया। अब सड़क पर अगले दिन ये सब कुछ दिखाई दे रहा था साफ। ये पहली वीडियो 29 जुलाई की, जब ये निकाली जा रही थी यात्रा, उसी दौरान यहाँ पर हंगामा भड़क गया, बढ़ गया। दूसरी तस्वीर जो बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ हुआ, उसके बाद के हालात आप देखिए। वरुण जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का आप रुख कर लेते हैं। वरुण, ये तो लेकिन अभी तक देखिए इस मामले में बताया जा रहा है दर्जन भर वीडियोस पुलिस के हाथ लग चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की ऑफिशियल गिरफ्तारी ना हो पाना, इसके पीछे की वजह क्या? इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए श्रीन, अगर आप देखेंगे तो वीडियोस के अंदर हजारों की संख्या में जो उपद्रवी है वो पुलिस के ऊपर हमलावर है, लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं, हाथों में हथियार है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उनको इस भीड़ के अंदर उन उपद्रवियों को आइडेंटिफाई करना और उनके एड्रेस का पता लगाना कि आखिरकार कहाँ रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक इलाके के लोग नहीं है। अगर आप देखेंगे उस जुलूस के अंदर हजारों की संख्या में लोग थे, करीब 3 से 4 हजार की संख्या में जो लोग हैं वो उस जुलूस के अंदर मौजूद थे। ऐसे में इसलिए पुलिस पहले अपने एंड पर अपना पूरा जो होमवर्क है वो पूरा कर लेना चाहती है, और अपने मुखबिर और जो टेक्निकल सर्वेलांस है और साथ ही जो वीडियोस हैं उनके जरिए इन उपद्रवियों को आइडेंटिफाई कर रही है, और उसके बाद जो टीमें हैं वो छापेमारी कर इनको गिरफ्तार करेगी। हालांकि कुछ लोगों को जो हिरासत में लिया है ये वो है जिनकी पहचान पुलिस ने कर ली है, जो सीधा सीधा इस उपद्रव के अंदर शामिल थे, और साथ ही वो लोग भी हैं जिन्होंने इस पूरे जो जुलूस है उसकी इजाज़त ली थी। उनकी मदद से भी पुलिस जो आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई करने में जुटी हुई है, और करीब दर्जन भर जो लोग हैं जो हिरासत में हैं उनकी मदद ली जा रही है। और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्दी इस पूरे मामले के अंदर कई गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि पुलिस की कई टीमें छापेमारी में भी लग गई हैं। जी ठीक है वरुण, आप रहिए मेरे साथ। तो वरुण बता रहे हैं कि छापेमारी में भी लग गई है और जल्द ही कोई ना कोई गिरफ्तारी इस मामले में जरूर होगी। लेकिन दिल्ली में नांगलोई की जो घटना हुई उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वीएचपी की तरफ से कहा गया है कि मुहर्रम व मजहबी जुलूसों के माध्यम से हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के एक वर्ग के द्वारा जिस प्रकार की हिंसा की गई वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती। कहीं पर कावड़ियों पर हमले किए गए तो कहीं मंदिर पर मुहर्रम का झंडा लगाने की जिद की गई, चाहे मुस्लिम त्योहार हो या हिंदू त्योहार। हिंदुओं पर इस प्रकार की हिंसा क्यों की जा रही है? हिंदू विरोधी आक्रामकता पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक रणनीति दिखाई दे रही है। क्या हिंदू को शांति से त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है? क्या वह मुस्लिम त्योहारों पर भी तनाव में ही रहेगा?
तो सुना आपने किस तरीके से कहा जा रहा है कि मजहबी जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं उसके जरिए हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। श्रीराज नायर जी हमारे साथ हैं, बीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीराज जी, क्यों लगता है आपको कि ऐसा कुछ जो भी इस तरह की घटनाएं हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि हिंदू निशाने पर होते हैं? बिल्कुल, आपने डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी का बयान सुना। इससे पहले भी अभी आपने देखा 4-5 दिन पहले केरल में एक जनसभा हुआ। वो जनसभा का मूल कारण मणिपुर में हुई घटना के बारे में निषेध करना, पर वहां पर मुस्लिम लीग के युवा कार्यकर्ताओं ने क्या नारे दिए, हिंदुओं को मार के मंदिर के प्रांगण में लटका देंगे। कि देश भर में ये लगातार एक जिहादी तंजीमों द्वारा और इनकी लीडरशिप, हम तो सबसे पहले इनकी जो कौम के रहनुमा है, लीडर्स है, उनको ब्लेम करेंगे क्योंकि इनकी कौम की हालत इतनी बुरी है। चुनाव के समय पर ये डेटा लेकर के घूमते हैं कि सबसे ज्यादा पिछड़े इनके लोग हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, मुफलिसी है। ये सारी परेशानियां समाज के अंदर होने के बावजूद भी इनको दंगाई बनाया जा रहा है और देश के लिए लाइबिलिटी बन रहे हैं, एक बोझ बन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इनको दंगाई बनाया जा रहा है, कौन है इसके पीछे? कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, हिंदू मंदिर से बाहर आता है तो प्रसाद लेके आता है, बांटता है। मुसलमान युवक मस्जिद से बाहर आके शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थर क्यों मारता है, क्यों दंगा कर रहा है, क्यों स्कूटर जला रहे हैं, बस जला रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हैं? इन घटनाओं के लिए उस पूरे समाज को, उस पूरे समुदाय को तो नहीं कटघरे में खड़ा कर सकते ना? समुदाय तो पिछड़ा है, इसलिए समुदाय की हालत क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इसके लीडरशिप, इसके रहनुमा अगर प्रॉपरली गाइड नहीं करेंगे इनके युवाओं को, तो ये देश के ऊपर बोझ बनेंगे और इस प्रकार से जिहादी और दंगाई बनेंगे। लेकिन जो इस तरीके की मानसिकता इन युवाओं के अंदर डाल रहा है, सवाल उन पर होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन फिर सबको कटघरे में खड़ा कर देना वो भी सही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका श्रीराज नायर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से साजिश की बात कही जा रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में सवाल अब पुलिस पर भी उठता है। पुलिस ने भले ही इसको कंट्रोल कर लिया हो और ये कह रही हो कि हमने समय रहते इस पर जो है वो काबू पा लिया, जो हालात बिगड़े थे वहां पर। वरुण का मैं रुख करती हूं, लेकिन वरुण, सवाल अब भी वही कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी एक भी नहीं हो पाई। देखिए, बिल्कुल कटघरे में पुलिस है क्योंकि कल शाम को 5 बजे के आसपास की ये वारदात है। तो आप देखिए, इस समय भी 5 बज चुके हैं, 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। पुलिस यही कह रही है कि अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज़र है, जिन्होंने इस पूरे जुलूस को निकालने की इजाज़त ली थी, जिनके साथ जो पूरा रोड मैप है वो तैयार किया था, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? अगर उनकी जिम्मेदारी थी तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? और ऐसा कैसा संभव है कि आपने पूरे जुलूस की वीडियोग्राफी कराई, कई ऐसे वायरल वीडियो आपके पास पहुंचे जिसके अंदर साफ हथियार लहराते हुए जो आरोपी है वो नजर आ रहे हैं और अभी तक आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाए? तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जरूर सवाल खड़ा करता है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि वीडियो के जरिए कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, कई जो आरोपी है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, कई टीमों का गठन कर दिया गया है, मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन सवाल जरूर ये खड़ा होता है कि 24 घंटा बहुत ज़्यादा होता है और उसके बावजूद अभी तक गिरफ्तारी ना होना कहीं ना कहीं पुलिस को ही कटघरे में खड़ा करता है। जी बिल्कुल ठीक है, आप वरुण इस पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस, क्योंकि अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इसीलिए एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों रही है। इस पर नजर हमारी रहेगी। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, यूपी के बरेली से ये खबर है, जहां पर 2 पक्षों में बवाल हुआ है। कांवड़ियों के रूट के विरोध पर हंगामा शुरू हुआ, दोनों तरफ से नारेबाजी होने लग गई। हंगामा कर रहे लोगों को समझाने के लिए पुलिस भी वहां पर पहुंची। कांवड़ियों के रूट को लेकर बताया जा रहा है कि हंगामा शुरू हुआ था, इसका विरोध कर रहे थे लोग और फिर दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा। पुलिस ने हालात कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश की है, पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की। दोनों पक्षों को समझाने में पुलिस किस तरीके से जुटी, तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, ये मामला क्यों इतना बिगड़ गया? संजय त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बताएंगे हमें। संजय, देखिए, ये बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के शाह नूरी मस्जिद के पास का मामला है। इस रास्ते से कांवड़ियों का जुलूस निकलना था और ये रूट पहले से बना हुआ था, लेकिन यहाँ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग निकल करके आए और उन्होंने कहा कि अगर आपको निकलना है तो बिना डीजे बजाए हुए यहाँ से निकलेंगे, जिसको लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हो गया और बात हाथापाई तक आ गई। पुलिस प्रशासन को जब सूचना मिली तो मौके पर जाकर के जो पुलिस पीएसी और आरएएफ के जवान पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन लगातार जो कांवड़िए हैं वो इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वो
डीजे लेकर ही उस रास्ते से गुजरेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले सोमवार को भी इसी स्थान पर कांवड़ियों पर पथराव हुआ था, तब हालात तब भी बहुत तनावपूर्ण हो गए थे और उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद ही आप समझ लीजिए कि फिर से वैसी घटना हुई। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की एक बड़ी नाकामी है। जब इस स्थान पर, इस जगह पर पहले ही तनाव व्याप्त हो चुका था तो पुलिस को पूरी सुरक्षा के साथ में, पूरी मुस्तैदी के साथ में यहाँ से कांवड़ियों का जुलूस निकलवाना चाहिए था, लेकिन लापरवाही हुई और ऐसा नहीं हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि यहाँ कांवड़ियों में और मुस्लिम समुदाय के लोगों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों के बीच में काफी तनातनी हुई है और अभी भी, इस वक्त भी, भले ही पुलिस प्रशासन ये दावा कर रहा हो कि हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन कांवड़िए अभी वहां पर धरना दे रहे हैं। उनकी जिद है कि जब तक वो अपना डीजे लेकर के इस रास्ते से जल लेने के लिए नहीं जाएंगे, उनको अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक अधिकारियों से बात हुई क्या आपकी? पूछा नहीं आपने कि भाई जब आपको मालूम था कि इस तरह के हालात हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं हालात, तो पहले से क्यों नहीं की आपने तैयारी वहां? देखिए, अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछले सोमवार को भी इसी तरह घटना इस इलाके में हुई थी और इतना होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हुए। आज जब कांवड़ियों का जुलूस यहाँ से निकला तो वही स्थिति दोबारा उत्पन्न हो गई। अधिकारी जरूर ये दावा कर रहे हैं कि सारी स्थिति सामान्य है, कंट्रोल है, लेकिन अभी भी इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस फोर्स मौजूद है और कांवड़िए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि वो अपने पूरे जत्थे के साथ में और डीजे को लेकर के इस रास्ते से जल लेने के लिए गुजरेंगे और जब तक उनकी मांग ये पूरी नहीं होगी तब तक वो यहीं पर धरना देते रहेंगे। तो बहरहाल स्थितियां अभी तनावपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है वो भी कहीं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। उनका भी ये कहना है कि इस रास्ते से डीजे ले जाने की अनुमति नहीं है और लाउडस्पीकर या डीजे बजा करके गुजरने का कोई औचित्य नहीं। तो अपनी बात कह रहे हैं, वो अपने तर्क दे रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, कोई भी हल नहीं निकल पाया। संजय, तो फिर क्या हो रहा है वहां पर? मतलब आप कह रहे हैं कि धरने पर बैठ गए हैं, जो कांवड़िए यहाँ से निकल रहे थे वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, मुस्लिम पक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, तो कैसे समझाया जाएगा? अधिकारी किस तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं? और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए हैं, तो मतलब यहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं अगर सही समय पर चीजों को सुलझाया नहीं गया तो? निश्चित रूप से, और हालात काफी हद तक बिगड़े हुए भी हैं किरण, क्योंकि ये शुरू से ही इस विवाद को सुलझाने की कोई भी पहल पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं की गई। और अभी भी जैसा आप पूछ रहे हैं, इस वक्त तो मैं आपको जो स्थिति है वो आपको बता रहा हूँ कि कांवड़िए अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस रास्ते से ये कांवड़ लेकर के गुजरेंगे, डीजे लेकर गुजरेंगे और जब तक उसकी अनुमति तब तक धरना जारी रहेगा। और न केवल कांवड़ी से बल्कि बरेली शहर के जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदू संगठन है, वो भी समर्थन से धरना स्थल पहुंचे हुए हैं। अधिकारी लाख कोशिश कर रहे हैं कि बात बन जाए, लेकिन बात बहरहाल बन रही है, क्योंकि जिद यही है, बात यही है कि इन कांवड़ियों का जो जुलूस है वो डीजे के साथ यहाँ से निकलेगा। इस बात काफी प्रशासन को की गई है। प्रशासन को यहाँ पर जो मौजूदगी होनी चाहिए, जिस तरह से जिस स्तर पर पहले भी कई बार तनाव यहाँ पर हो चुका है, तो उस तरह से प्रशासन की मौजूदगी नहीं थी। अब दर्जे की लापरवाही यहाँ पुलिस और प्रशासन की ओर से देखने को मिली है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जहाँ कांवड़िए पहुंच रहे हैं, उन पर हेलीकॉप्टर से कुछ व्यवस्था की जा रही है, उनको तरजीह दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी निर्देश दिए थे कि कांवड़ियों की जो जत्था है उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने मामले को हल्के में लिया। एक विवाद होने के बावजूद फिर उसी स्थान पर ऐसा विवाद हो जाना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। और आज की घटना कहीं न कहीं नाकामी का जीता जाता नमूना है कि आखिरकार दोनों समुदाय के बीच में ये तनाव पुलिस की लापरवाही इस मामले में सीधे तौर पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये मामला कितना बिगड़ सकता है, क्योंकि ऐसे मामले हमने पहले भी देखे हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ समझाया जाएगा इन तमाम लोगों को जो अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां मोगा में खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। मोगा सिटी 1 थाने से 100 मीटर की दूरी पर बवाल हुआ। दो पक्षों में जमकर तलवारें चल गई, मारपीट हुई, जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पंजाब के मोगा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि वहां देखिए कैसे मारपीट हुई है। खुलेआम गुंडागर्दी का यह मामला और तस्वीरें आपके सामने। अगली खबर का रुख करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस महीने में तीसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर वार किया।
अमित शाह ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब लगातार आतंकी हमले हुआ करते थे। कांग्रेस ने देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, मंदिर के काम को भी लटका और भटका रही थी। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने